हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पंचायती राज प्रणाली सिस्टम के बारे में। आज की हमारी कोटेशन है, आप सक्सेस स्टोरीज़ को रीड मत कीजिए क्योंकि उनसे सिर्फ मैसेज मिलेगा, पर आप फेलियर स्टोरीज़ को रीड कीजिए, उससे आपको सक्सेस होने का आइडिया मिलेगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये एक साइंटिस्ट भी हैं, एक मोटिवेटर भी हैं और साथ ही साथ एक ग्रेट लीडर भी हैं और मेरे सबसे फेवरेट हैं। 1-9 क्वेश्चंस क्या हैं आज के हमारे? WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में रहती है? पंचायती राज सिस्टम है वो 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 क्या है और इंडिया में कितने GI टैग्स हैं? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिड डे मील के अंदर क्या शामिल किया गया है? और फुल फॉर्म बतानी है NRLM की। आर्स का मतलब रूरल है, बाकी सब आप बताइए। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, पंचायत की आवाज़ लोगों की आवाज़ है। ये किसने कहा था? हमारे फादर ऑफ द नेशन ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ में। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों के अनुसार इंडिया के अंदर 65.53% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया के अंदर रहती है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है। इसी बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि वो अपनी आवाज़, अपने इश्यूज़ को उठा सकें और फिर उनको रिजॉल्व भी करवा सकें, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये किया गया था 1992 में। देखिए, ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप इसके अंदर एक फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम ट्राई सिस्टम फॉलो करती है इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल, देन स्टेट, देन पंचायती राज सिस्टम। इफ़ यू वांट टू ऐड, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं, इससे आपका आंसर इन्हेंस ही होगा। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, 24 अप्रैल है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है पंचायती राज डे के रूप में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हम दिखाते हैं कि पंचायत की आवाज़ लोगों की आवाज़ कैसे है। ये क्या करती है? ये हेल्प करती है जो लोकल एरिया के इश्यूज़ हैं उनको सेंट्रल एरिया तक पहुंचाने के लिए, और रिप्रेजेंटेशन भी देती है जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं उनको, और वुमेन को भी एम्पावर करती है क्योंकि इसके अंदर 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को। और साथ ही साथ उन्हें मेन स्ट्रीम से भी, मुख्य धारा से भी जोड़ती हैं। पावर्स हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है इसके अंदर। और ये यहाँ पे हेल्प आएगा, PPT के अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, इसे मैं करेक्ट कर दूँगी PPT के अंदर। ये हेल्प करता है प्रोस्परस नेशन बनाने में। कैसे? मनरेगा का काम करके, मनरेगा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जा सकती है। कैनाल है, उनको सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, उनका अच्छे से डेवलपमेंट करके कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। और भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इससे भी गाँव के एरिया को डेवलप किया जा सकता है। ये भी सपोर्ट भी करता है वोकल फॉर लोकल को, जो कि रिसेंटली हमारे जो PM है उन्होंने कहा है, वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत। इससे क्या होता है कि जो गांव का एरिया है उसके अंदर स्मॉल एंटरप्राइजेस बन सकते हैं, और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा किया जाता है गांव के अंदर, तो उसके लिए हम एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स भी बना सकते हैं। और जो लोकल आर्ट है, टैलेंट है, वो भी सामने निकल कर आएगा, और उन्हें ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉयमेंट के काम भी करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा, हम माइग्रेशन को भी घटा पाएंगे। इंक्रीज़ कर देता है लोकल पार्टिसिपेशन, जैसे कि लोकल ही मुद्दे होंगे, लोकल ही सॉल्यूशन निकाले जाएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन भी लोकल लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। ये क्या मॉडल फॉलो करता है? सर्वोदय मॉडल। और जो प्रेजेंट PM हमारे, उनका जो नारा भी बोल सकते हैं हम, सबका साथ सबका विकास, उस मॉडल को भी फॉलो करता है। सेफ गार्ड भी करता है हमारे कल्चर को, हमारे कस्टम्स को, हमारी आइडेंटिटी को। और पीसा एक्ट 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या बता सकते हैं ये पीसा एक्ट क्या है? इंडिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? यहाँ पे फंडिंग की कमी है, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है स्कीम्स का वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। करप्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है,
और जो MPs और MLAs हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की कमी देखने को मिलती है क्योंकि स्टेट चाहता ही नहीं है कि वो अपनी पावर्स को डाइल्यूट करें, लोकल लेवल तक पहुँचाएँ। वो पावर्स को अपने पास ही रखना चाहते हैं। और फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जैसे कि गांव में एजुकेशन की कमी होती है, स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं गांव में। हेल्थ की भी कमी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है। इंटरनेट बहुत ही कम होता है। एक डाटा के अनुसार, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया है, 15% रूरल हाउस होल्ड है उनकी एक्सेस हो पाती है इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ में। एग्जिस्टेंस है कास्ट सिस्टम का और पैट्रियार्की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि वुमेंस को सिर्फ पपेट की तरह यूज़ करते हैं। और सरपंच पति, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सरपंच पति क्या होता है। डिले किया जाता है इलेक्शंस के अंदर, और काफ़ी बार तो ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप अपने आप ही करवा लो, इलेक्शंस वैसे कुछ खास करते नहीं हैं। ना ही कोई आप ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है। और वुमेन है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, सपोर्ट की कमी होने की वजह से। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें बढ़ाना होगा फंडिंग को भी, वर्क एरिया को भी, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ में, और पावर्स ज़्यादा देनी होगी, और पैट्रियार्की और वुमेन के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना होगा, लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना होगा। हमें पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा ताकि हम SDG 5 जो है जेंडर इक्वालिटी उसे अचीव कर पाएँ। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा और साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी ताकि हम इंश्योर कर सकें कि गांव का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि स्कीम्स हैं, मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आदर्श ग्राम योजना है, DBT है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। इसके अंदर सीधे ही बैंकों के खातों में, उनके खातों में पैसे डाल दिए जाते हैं ताकि हम उनका डेवलपमेंट कर सकें और कुछ टाइम के लिए उनको लाइवलीहुड भी दे सकें। PDS सिस्टम, इसके थ्रू खाना बांटा जाता है, गेहूँ चावल ये सब दिए जाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील, इसके अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें ब्रेकफास्ट को भी ऐड किया गया है। इसे क्या कर सकते हैं हम, SDG 2 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, जीरो हंगर, उसे भी अचीव कर सकते हैं। और NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी एक स्कीम है। और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे अचीव करने के लिए इससे क्या होगा कि हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 विच इज़ नो पॉवर्टी। और हम क्या देख सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम्स है और उससे भी वैसी ही जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं उससे हम अचीव कर सकते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं गाँव का। हमें फॉलो करनी होंगी रिकमेंडेशंस जो 2nd ERC में दी गई हैं, एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर। और टाइमली इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे। काफ़ी बार इनमें डिले देखने को मिलता है और काफ़ी बार तो करवाते ही नहीं काफ़ी टाइम तक, उन्हें भी टाइमली करवाने की ज़रूरत है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करनी होगी, जैसे कि हरियाणा और राजस्थान ने अभी की है। कंडक्ट करवाने के बाद जब वो चुनकर आते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग देने से क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, वो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में पता चलेगा, और उनकी स्किल्स हैं उनको भी हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। फिर क्या है, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, इंटरनेट फैसिलिटीज़ देनी होंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। और अवेयरनेस ज़रूर फैलानी होगी क्योंकि लोकल्स को ज़्यादातर उनके राइट्स के बारे में नहीं पता होता। और हम एक पोर्टल भी डेवलप कर सकते हैं और उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन डालें ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हर काम टाइम से हो रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक किया जा सके कि वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम है वो मेन फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होता है हमारी डेवलपमेंट के अंदर ताकि हम ग्रास रूट लेवल पर काम कर सकें। ये सब मेजर्स ली जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और काम किया जा सकता है, वो एरिया और विलेज का काम है, वहाँ पे हम सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकते हैं पंचायती राज सिस्टम को ताकि वो डेवलपमेंट में इंश्योर कर सकें क्योंकि उनके पास फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और जो गांधी जी का प्रिंसिपल है, अगर गाँव को डेवलप कर पाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करवा पाएंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर और उसे प्रोस्परस बना पाएंगे। और हम हमें इससे क्वालिटी ऑफ गुड्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं GI टैग्स का। इंडिया के अंदर 365 GI टैग्स हैं।
हमारे आंसर्स क्या है ऑनलाइन क्वेश्चन के। WHO के अकॉर्डिंग 65.35% इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। पंचायती राज मॉडल है वो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 है, SDG 1 है नो पॉवर्टी, एंड SDG 2 है वो जीरो हंगर है। इंडिया के पास 365 GI टैग्स हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ब्रेकफास्ट को ऐड किया गया था मिड डे मील के अंदर। और NRLM की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve and answers in comment section. I love to see them. जय हिंद, जय भारत.